हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। जंगाले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था निक वेंचिंग, अयन और ग्रैंडमा बहुत खुश थे, पर बच्चे के दिमाग में अभी भी वही वाला केस ही चल रहा था कि आखिर उस 15 साल के बच्चे के साथ हुआ क्या है। वेंचिंग को जवाब चाहिए था और उसे इंतज़ार था विंग के होश में आने का। ये इंतज़ार बहुत जल्द पूरा होने वाला था। 3 हफ्ते बाद विंग को होश आता है। वो यहाँ में बहुत ज़्यादा शॉक था। अपने आजू बाजू इतने सारे लोगों को देख के वो घबरा गया था और एक नर्स के हाथ में जैसे वो इंजेक्शन दिखता है वही घबरा जाता है। उसकी यादें थोड़ी धुंधली सी उसकी आंखों के सामने आने लगती हैं। यहाँ पे कोई पर्सन उस पास चाकू लेके आ रहा था, वही देख के डर जाता है और पैनिक करने लगता है। वहाँ पे वेंचिंग और भी डॉक्टर्स आते हैं, उनको बेहोश करते हैं और इंतजार करते हैं ताकि वो काम डाउन हो सके और कुछ टाइम बाद जब होश में आए तब वो सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सके। वो लोग 3 घंटे बाद वहीं के रूम से सबको खाली कर देते। सिर्फ 1-2 डॉक्टर और वेंचिंग रहते हैं। वो लोग वहीं के होश में आने का भी इंतजार कर रहे थे। उसकी पल्स रेट, हार्ट बीट वगैरह सब कुछ देख रहे थे। वहीं अब जब होश में आता है, यहाँ पे वो थोड़ा काम था, आजू बाजू किसी को ना दिखे, पर अचानक से वेंचिंग को देख के वो फिर घबरा जाता है। पर इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ एक पेन और एक पैड था जिसके पर वो पेपर्स पे कुछ लिख रहे थे। वो यहाँ तब भी घबराया हुआ था और यहाँ पे थोड़ा सा उनसे दूर भाग रहा था। वेंचिंग विंग के पास जाती है और कहती है, काम डाउन, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। क्या तुम हमसे बात करना चाहोगे? क्या तुम हमें बताना चाहोगे कि तुम्हारा नाम क्या है और ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? विंग पहले कुछ कहता नहीं है, सिर्फ उन्हें घूर रहा था। ध्यान अब वेंचिंग के पॉकेट में रखी कैंडी पे जाता है। वो उसकी तरफ घूरने लगता है। वेंचिंग विंग की नज़रों को फॉलो करते हुए अब वो कैंडी निकाल के विंग देती है और उसके बाद उसके हेड पे पैट करती है। विंग चुपचाप से वो कैंडी खा रहा था। यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स कहते हैं, मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये अपनी याददाश्त खो चुका है। यहाँ पे बहुत घबराया हुआ है, कुछ कहना नहीं चाहता। इसकी हालत देखो, किसी बच्चे की तरह हो गई है। यहाँ पे वेंचिंग कहती है, वो सिर्फ 15 साल का है तो ऑफकोर्स वो वैसे ही बिहेव करेगा। वहाँ पे दूसरा डॉक्टर कहता है, पर तब भी इसके अंदर थोड़ी समझ तो आ ही जानी चाहिए। कहते ठीक है, अभी मेरे क्वेश्चंस करने की बारी है। वेंचिंग यहाँ पे अब वो इनको एक और कैंडी दिखाते हुए कहती है, तुम मुझे अगर अपना नाम बताओगे मैं तुम्हें एक और कैंडी दूँगी। यहाँ पे वो इनको वेंचिंग की तरफ देखता है और अब कहता है, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं याद कि मेरा नाम क्या है। क्या आप जानते हो? क्या तुम्हें आगे का क्या याद है? तुम मुझे यही बता दो। वही कहता है, आपने मुझे कैंडी दी थी। वेंचिंग कहती है, अच्छा ठीक है, कुछ जो तुम्हें याद हो वो एक नाम से हिला देता है। यहाँ पे एक डॉक्टर कहता है, सीनियर सिस्टर मुझे लगता नहीं है उसे कुछ याद है, हमें इसके कुछ टेस्ट करने चाहिए। वो एक फॉर्म दिखाता है। वेंचिंग कहती है, ठीक है, इसके ये सारे टेस्ट करने के लिए भेज दो। वही जैसे ही उस डॉक्टर के मुँह से सीनियर सिस्टर सुनता है, वही भी अब यहाँ पे वेंचिंग और सिस्टर ही बुलाने लग जाते हैं। सिस्टर मुझे एक और कैंडी चाहिए। यहाँ पे वेंचिंग उसे वो कैंडी दे देती है। सभी डॉक्टर्स के साथ वो बाहर आके डिस्कस करने लगते हैं। ये सिस्टर, हमें लगा था इसके होश में आने के बाद हमें कुछ क्लू मिलेगा कि इसके साथ क्या हुआ। आपने देखा वो कितना ज़्यादा हर्ट था और सबसे अजीब बात है, ये 3 हफ्तों में रिकवर हो गया। क्या आपको ये थोड़ा वियर्ड नहीं लगता? वेंचिंग कहती, इससे भी ज़्यादा वियर्ड ये चीज़ है जैसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, जबकि यहाँ पे ये इंजरीज इतनी ज़्यादा नहीं थी। एक डॉक्टर कहता है, पर सिस्टर उसके सर में चोट थी। वेंचिंग कहती, हाँ तुम सही कह रहे हो, उसके सर में चोट थी, बट मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है, कुछ तो गलत है। तो डॉक्टर कहता है, मैंने कहा ना सिस्टर, इसका इतनी जल्दी हील होना अजीब है। आपने उसके बॉन्ड्स देखे? उसकी बैक बहुत जल्दी हील हो गई थी। कुछ दिनों में तो ऐसा लगेगा भी नहीं कि उसके पेट में कोई घाव थे, जबकि वो घाव इतने गहरे थे कि 2-3 महीने तक नहीं जाते। ये अजीब है। वैसे कहते हर इंसान की हील होने की शक्ति अलग अलग होती है। हो सकता है उसके हार्मोन्स वैसे हों। देखो सीरियस है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तब वेंचिंग कहती है, जिन ल्यूशियन अब तुम इतना सोचना बंद भी करो। क्या तुम्हें अपने एग्ज़ाम्स की पढ़ाई नहीं करनी है? यहाँ पे रिजोल्यूशन कहता करनी है। वेंचिंग कहती है, तुम ये सब कुछ फालतू चीज़ें करने के बारे में सोचना छोड़ के तुमने पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारा टाइम ही अब ओवर होने वाला है, तो जाओ अपनी जल्दी से सारा डाटा
सबमिट करो, अपने रूम में जाके पढ़ाई करना। सिंह विंग के रेगुलर डॉक्टर बन गई थी। वो हमेशा हर दिन आके विंग को चेक करती है, उसके लिए कैंडीज रखती है और ढेर सारा टाइम तक वहाँ बैठ के विंग से बातें करती है कि शायद बातों ही बातों में या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिससे विंग को सब कुछ याद आ जाए। पर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे अब वैनिंग को ढूंढते हुए हॉस्पिटल के हर वार्ड में चेक कर रहा था कि आखिर उसकी सिस्टर है कहाँ पे, जो अपना लंच टाइम में गायब हो चुकी है। सब लोग लंच कर रहे हैं और उसकी सिस्टर ही गायब। वैनिंग ढूंढते ढूंढते अब विंग के वार्ड तक पहुँचता है जब विंग एडमिट था। वो जैसे ही डोर खोलता है वो देखता है वैनिंग यहाँ पे विंग को अपने हाथ से खाना खिला रही है। ये देख गई वैनिंग चिल्लाता है, सिस्टर तुम्हें एक ओमेगा से प्यार हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वैनिंग जो यहाँ पर डोर की तरफ देखती है और फिर वैनिंग के वर्ड्स पे गौर करती है। वैनिंग के दिमाग में चल रहा था कि उसे मालूम था उसका भाई में दिमाग नहीं है, पर इतना कम है ये उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक पेशेंट की मदद करी है, उसे खाना खिला रही है जो 15 साल का है, उसके भाई के बराबर है। वो उसे उसका लवर समझ रहा है। वैनिंग यहाँ पे वैनिंग की तरफ घूर के देखती है। वैनिंग यहाँ बड़बड़ाते हुए आगे आता है और कहता है, सिस्टर तुझे प्यार हो गया, तेरा लवर यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है, तूने मुझे बताया भी नहीं। वैनिंग अब उठ गई। यहाँ पे खींच के सर पे वैनिंग एक टपली मारती है और कहती है, वैनिंग क्या तेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, नज़र नहीं आ रहा है? वो 15 साल का बच्चा है और वो एक पेशेंट है, मैं उसकी मदद कर रही हूँ और वो वैसे भी सब कुछ भूल गया है। यहाँ पे वो बिल्कुल आयन के जैसे है। यहाँ पे वैनिंग कहता है, ओह अच्छा, पर वो अपने हाथ से खा तो सकता है ना, उसके हाथ में थोड़ी इतना चोट है। वैनिंग उसके अब मुन्नी ना उनके हाथों में करती, देखना यहाँ पे उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई है और दूसरा हाथ मशीन से कनेक्टेड है जिसकी हार्ट बीट वगैरह मेज़र कर रहे हैं। कैसे खाएगा वो खुद से? वैनिंग यहाँ पे अब वैनिंग के सर पे हाथ रखती है और कहती है, वैनिंग शांत हो जाओ, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है और तो इतनी जल्दी इस तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें सोच के बोलना चाहिए। वैनिंग माफ़ी मांगता है, सॉरी सिस्टर, मुझे लगा बस ये आपका वो लवर है। यहाँ पे वैनिंग कहती है, तुम एक काम करो, ये ना रेला और रपुंज़ल वाली स्टोरीज पढ़ना थोड़ा कम करो और देखना भी। यहाँ पे तुम उन्हें देख देख के और पढ़ के पूरे पागल होते जा रहे हो। प्रिंस चार्मिंग ही ढूंढते रहते हो हर जगह। यहाँ पे वैनिंग अब थोड़ा अपना सर झुका लेता है और विंग की तरफ देखता है। विंग उन दोनों को बस घूर ही चाह रहा था, वो समझने की कोशिश कर रहा था उसके सामने क्या चल रहा है। और अब पूछता है, सिस्टर ये कौन है? यहाँ पे वैनिंग कहती है, ये मेरा ब्रदर है और तुम्हारा भी। विंग यहाँ पे वैनिंग को अब थोड़ा देखता है और कुछ कहता नहीं है। यहाँ पे अब ये दोनों बस ऐसे ही मिलते जाते हैं। वैनिंग और विंग ज़्यादातर साथ में ही रहते हैं। वैनिंग यहाँ पे आके पकड़ पकड़ करता रहता है और विंग को सब बताते रहता है। वैनिंग की ज़्यादातर बातें रहती हैं, तो मालूम है आज ग्रैंडमा ने क्या किया और आयन ने क्या किया। यहाँ पे मालूम है ग्रैंडमा हमेशा शिजे का साथ देती हैं, वो शिजे से ज़्यादा प्यार करती हैं। वैनिंग सिर्फ यही बातें करता था और विंग चुपचाप ये सुनता रहता था। यहाँ पे विंग सबको सुन सुन के ही यहाँ पे इमेजिन करता था ये सब कुछ कैसे होता होगा और विंग को ये सब कुछ सुनने में मज़ा भी आ रही थी। विंग अब कुछ टाइम बाद डिस्चार्ज होने वाला था। अब डॉक्टर के पास सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर उस पर्सन को डिस्चार्ज कर तो देंगे, पर अब ये पर्सन जाएगा कहाँ। एक डॉक्टर सीनियर भी थे और खड़ूस भी। वो कहते हैं, इससे हमें क्या करना, मुझे तो सिर्फ मेरे मेडिकल बिल से मतलब है, उसे कौन पे करने वाला है। वैनिंग, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था हम इस पर्सन को हॉस्पिटल से निकाल देते हैं। आखिर अब तक पता नहीं चल पाया ये कौन है, ना इसके फैमिली का कुछ पता है। वैनिंग कहती है, सर मैं मेरी पेमेंट से इसके बिल सारे पे कर दूँगी। अब वो डॉक्टर कुछ कह नहीं पाता है। वैनिंग कहती है, चिंता मत करो, मैं इसे मेरे साथ ले जा रही हूँ। जब तक इसके फैमिली के बारे में हमें कुछ पता नहीं चल जाता ये मेरे साथ रहेगा। वैनिंग ये कह के विंग के डिस्चार्ज पेपर में साइन करती है, उन्हें फिल करने का सबमिट कर देती है और वहाँ से विंग को लेकर अपने घर टैक्सी में आ रही थी। टैक्सी के अंदर विंग बाहर की चीज़ों को बस घूरने में बिजी था। पहुँच गई, विंग सब चीज़ों को देख रहा था। वैनिंग अब विंग का हाथ पकड़ती है और उसे घर के अंदर ले जाती है जहाँ युआन खेल रहा था। एक युआन को देखने के बाद अब यहाँ पर वैनिंग की तरफ देख रहा था। वैनिंग कहता, यही तो युआन है, देखा कितना प्यारा है ना, बिल्कुल एक एंजल की तरह। यहाँ पे विंग भी हमें सहलाता है। युआन विंग को देखते ही उसे हक कर लेता है, उसके पैरों को पकड़ लेता है। वाह एंजल का गाँव, आप कितने ब्यूटीफुल हो। यहाँ पे शायद आयन की आगे यही कहना चाहती होंगी
क्योंकि आयन के वर्ड्स अभी बहुत टूटे-फूटे थे और पूरे तो बिल्कुल भी नहीं थे। विंग उन्हें समझ तो नहीं पाता, पर विंग इवान के हेल्प को पाके बहुत खुश था। वो यहाँ पे घुटनों के बल बैठ जाता है और वहीं बैठ के इवान के साथ खेलने लगता है। ग्रैंडमा उन्हें घूर रही थी। वैसे उन्हें कहती है बस 2 मिनट। वो यहाँ पे युआन और विंग को उन दोनों को एक ही रूम में रख देती है और न्यासन का कहती है इन्हें सुला देना। वैनिंग हाँ कहता है और वेंसिंग अब बाहर आती है। ग्रैंडमा को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है। ग्रैंडमा कहती है ओ माय गॉड, एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कोई कर सकता है। वेंसिंग कहती वही तो, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, ऊपर से इसने अपनी याददाश्त खो दी है। यहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कोई बात नहीं, हम उसे सब कुछ वापस सिखा देंगे। वो लोग हाँ कहते हैं और वैनिंग अब बाहर आ जाता है। वैंसी कहती मैंने तो उन दोनों पर तुम्हें ध्यान रखने को कहा था ना। वैनिंग कहता वो दोनों सो चुके हैं, खेलते खेलते थक गए और खुद ही सो गए। यहाँ पे अब दिन यूँ ही बीतने लगता है। ग्रैंडमा विंग को धीरे धीरे सब सिखा रही थी। घर में ज़्यादातर वैनिंग ये रहा करता था जो विंग को नॉर्मल चीज़ें सिखा रहा था कि शॉपिंग वगैरह वगैरह जो काम की चीज़ें थी। और ग्रैंडमा यहाँ पे लैंड मेंशन में वर्क पे जाया करती थी, जो रेगुलरली अपने वर्क पे जाती हैं। वो इतनी ओल्ड है, पर यहाँ पे अगर उन्हें रहना है और सभी चीज़ों का खर्चा उठाना है तो सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ऊपर से वैनसिंग ने अभी अपनी पूरी पेमेंट यहाँ पे विंग के पूरे बिल्स में पे कर दी है, तो अभी तो उन्हें और भी ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है। लैंडमा जो लैंड मेंशन में सफाई का काम कर रही थी, वो लैंडमार्क जी के रूम के बाहर ही सफाई कर रही थी और डोर पर नॉक करती है। यंग मास्टर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो ओल्ड थी यहाँ पे, तब भी लैंडमार्क जी ओल्ड ही जवाब देता है मैंने कहा ना किसी को अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। और अगली बार मुझे मेरे रूम के बाहर हल्की सी भी नॉइज़ सुनाई आई मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये कह के लैंडमार्क जी अपने रूम की कुछ चीज़ों को तोड़ देता है और वो आवाज़ सुन के ग्रैंडमा को वहाँ से कुछ मिनट्स ले जा लेती है। ये ग्रैंडमा, हमने आपको कितने बार कहा है उस फ्लोर पे वो मॉन्स्टर रहता है, आपको तो वहाँ सफाई करने जाना ही नहीं चाहिए था। ग्रैंडमा कहती है आखिरकार तुम उसे मॉन्स्टर कैसे कह सकती हो? यहाँ पे कितने सालों से उसने अपने आप को रूम में बंद रखा हुआ है, वो तो किसी के सामने तक नहीं आया। यहाँ पे एक मिनट कहती है अच्छा वो नहीं आया, वो जैसे मॉन्स्टर की किसी को ज़रूरत भी नहीं है। हमें तो समझ नहीं आता है वो अब तक जिंदा कैसे है, उसे तो मर जाना चाहिए था। यहाँ पे वो मॉन्स्टर क्या आप सबको मारना चाहता है? मैंने तो सुना है वो यहाँ पे खून पीता है। एक मिनट कहती है धीरे बोलो, पता चला उसने सुन लिया तो कहीं अगली बार वो तुम्हारा ही खून ना पी ले। यहाँ पे यही सारी बातें हो रही थी। ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती हैं। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि बेचारा वांगजी, जिसको कितने सालों से उन लोगों ने देखा तक नहीं, उसे सिर्फ मॉन्स्टर कहते हैं, वो बच्चा कब से ये फेस कर रहा होगा। ग्रैंडमा डिशेस को क्लीन करती है और किचन में कुक करने में सबकी हेल्प करने लगती हैं। बाकी मेड्स बात कर रही थी क्या तुमने सुना कि लैंसी चान बहुत जल्दी यहाँ पर लौटने वाले हैं? वो अब्रॉड गए हुए थे, मैंने सुना है उन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ भी कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे आ रहे हैं तो उस पर बहुत बड़ा बैंक्वेट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। दूसरी मेड कहती है उफ, मैं तो सोच भी नहीं सकती वो और कितने ज़्यादा हैंडसम हो गए होंगे। यहाँ पे जब वो गए थे तो पहले से बहुत चार्मिंग थे और अब तो उनके हैंडसमनेस को देखते ही लोग मर जाते होंगे। मेरे को तो बहुत जेलस हो रहा है कि वो यहाँ पे आने वाले हैं और हम उन्हें जल्दी देख नहीं पाएंगे। पता नहीं उनकी क्या कोई ओमेगा पार्टनर होगी या फिर नहीं होगी, अगर वो है तो मैं सब बहुत जल्दी हूँ। यहाँ पे दूसरी मेड कहती है हाँ हाँ, तुम तो को आप ऐसे देख रही हो तो रेसिडेंट अभी तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे ओ माय डार्लिंग मैं तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग और तुम मेरी सिंड्रेला हो। यहाँ पे अब कुछ मिनट यूँ ही बातें कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी। ग्रैंडमा की तरफ देखती हैं और फिर सोचती हैं कि इन्हें सारी चीज़ें किसी कहानी की तरह लगती हैं। और यहाँ दूसरी ओर एक बेटे को प्रिंस की तरह और दूसरे को मॉन्स्टर की तरह रखा जाता है। पेरेंट्स जो एक रूम में रहते भी नहीं, दोनों अलग रहते हैं, कभी पूरी फैमिली ने डिनर तक नहीं किया। आखिर क्या इतना लॉयल और इतना अमीर होना ऐसा होता है कि जिसमें इंसान अपनी फैमिली को जानता ही नहीं, उनसे बात नहीं करता, उनकी रिक्वायरमेंट को पूछता ही नहीं। तो ये कैसी फैमिली है? क्या ये नोबल कहलाने लायक है? अगर नोबल्स ऐसे होते हैं तो हम हमारी पोजीशन में हमारे छोटे से कॉटेज में ही बेस्ट है। इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।